नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है स्किलेट एकेडमी। मैं अमित वर्मा आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा था जो सभी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अभी हमारा यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन आ रहा है और जो कि फर्स्ट नवंबर को होने वाला है, तो उसके लिए क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अभी हमने बहुत ही कम क्वेश्चंस लिए हैं और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हम आपको लिए और नई सीरीज़ लेकर आएंगे। और ये मैं हूँ, और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, ये मेरी कुछ आईडीज़ हैं, आप मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेट 2। इसके पहले सेट 1 मैंने पहले शेयर किया हुआ है, और अगर आपने सेट 1 को नहीं देखा है, वो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़ थी, वो उसका हमने लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हो। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फॉर वॉल्स हैविंग थिकनेस ऑफ वॉल मोर देन 1.5 ब्रिक, ऐसी वॉल जिनकी थिकनेस 1.5 ब्रिक से ज़्यादा हो, द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोर कॉम्पैक्ट एंड स्ट्रॉन्गर। तो यानी कि ऐसा बॉन्ड जहाँ पे हमारा जो इस्तेमाल करते हैं, जो थिकनेस होती है वॉल की, वो 1.5 ब्रिक से ज़्यादा होती है, तो ये आपका होता है इंग्लिश बॉन्ड में। इंग्लिश बॉन्ड में हम इसको प्रेफर करते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ अब हम देख लेते हैं कि इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड में क्या फ़र्क होता है। हमें ये पता है कि जो इंग्लिश बॉन्ड होता है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर, इंग्लिश बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर दैन फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, आप देख सकते हो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू फ्लेमिश बॉन्ड। और इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि मोस्टली सभी लोगों को पता होगा, लेकिन हम फिर से बता देते हैं आपको, जिसमें हेडर एक लेयर ऑल्टरनेट लेयर्स में हेडर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, वो आपके कहलाता है इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑल्टरनेट लेयर्स में, एक लेयर ये हो गई और सेकेंड लेयर ये हो गई, तो इसमें हमने ऑल्टरनेट लेयर्स में हेडर और स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ, तो ये आपका हो गया इंग्लिश बॉन्ड। और अगर हम फ्लेमिश बॉन्ड देखें तो फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है कि एक ही लेयर में आपका हेडर होगा और ऑल्टरनेट स्ट्रेचर होगा, फिर आपका हेडर होगा, फिर आपका स्ट्रेचर होगा। तो इस तरीके से जो ये आपके लेयर बनेगी और जो इस तरीके से बॉन्डिंग होगी, ये आपकी कहलाएगी फ्लेमिश बॉन्ड। और इंग्लिश बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू फ्लेमिश बॉन्ड। और वॉल थिकनेस अगर 1.5 से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम इंग्लिश बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इन अ वुडन डोर स्टाइल क्या होता है। ठीक है, अब स्टाइल्स देखते हैं क्या होता है वुडन डोर में। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, जो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द आउटसाइड वर्टिकल मेंबर ऑफ द शटर। द आउटसाइड वर्टिकल मेंबर होता है शटर का, ये पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है, टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द शटर, फिर है मिडिल हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द शटर, एंड फिर है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ हेड। तो जो सबसे पहले देख लेते हैं इसको क्या कहते हैं। सबसे पहले जो टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है शटर का, उसको हम कहते हैं टॉप रेल। ठीक है, ये आपका हो गया टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर। फिर सेकेंड चीज आती है मिडिल हॉरिजॉन्टल मेंबर जो होता है, उसको हम कहते हैं लॉक रेल। ये होता है लॉक रेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टॉप मोस्ट मेंबर होता है ये होता है टॉप रेल, और जो मिडिल हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है ये आपका होता है, उसको हम कहते हैं लॉक रेल। और जो वर्टिकल आउटसाइड मेंबर ऑफ द शटर होता है उसको हम कहते हैं स्टाइल्स। तो ये हमारा जो वर्टिकल आउटसाइड मेंबर है इसको हम कहते हैं स्टाइल्स ऐसे कह सकते हैं। और इसको हम स्टाइल्स भी ST कहीं आपको इस तरीके से भी दिया जाएगा, तो ये स्टाइल्स इसको कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, तो इन वुडन डोर में स्टाइल क्या होता है, तो स्टाइल इज तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, दैट इज आउटसाइड जो वर्टिकल मेंबर होता है ऑफ द शटर इज नोन एज स्टाइल्स। हेंस करेक्ट आंसर इज ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉर प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस एंड इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द वेंटिलेशन सिस्टम, अगर हमारा प्रैक्टिकल कंसिडरेशन और इफेक्टिव वर्किंग ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम के लिए जो डिजायर्ड वैल्यू ऑफ रेट ऑफ एयर चेंज पर आवर, तो वो कितनी होती है। तो डिजायर्ड वैल्यू ऑफ रेट ऑफ एयर चेंज हम देख लेते हैं क्या होता है। दिस इज ACPH। अभी ACPH क्या होता है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 60 थीटा अपॉन वॉल्यूम, 16 थीटा अपॉन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, जिसमें ये आपका 60 है, थीटा नहीं है, और ये आपकी थीटा वैल्यू है। तो ये वैल्यू होती है ACPH की। और ACPH होता क्या है, एयर चेंजेस पर आवर और एयर चेंज रेट, इसको हम कह सकते हैं एयर चेंज रेट।
ठीक है, ये आपका हो गया एयर चेंज रेट। और जो थीटा वैल्यू होती है, जिस थीटा को यहाँ पे जो लिखा हुआ है, दिस थीटा इज व्हाट, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो फिर उसके बाद अब जो थीटा इट वेरीज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 to 30, जो थीटा की वैल्यू होती है ये वेरी करती है 4 से 30 के बीच में इसकी वैल्यू अडॉप्ट करी जाती है। एंड फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम, फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम द वैल्यू ऑफ ACPH, जो अगर प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम चाहिए तो ACPH की जो वैल्यू होती है दैट शुड बी केप्ट ऑलमोस्ट अराउंड 20। तो ये आपको गाइस यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 1, 5, 30 and 20। So correct answer will be C, hence C will be the correct answer for this question, क्योंकि हमने अभी देखा है कि जो एयर चेंज रेट की वैल्यू होती है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 20। So correct answer will be C is the right answer for this question। अगला देखते हैं, क्विक लाइन किसे कहते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आई थिंक मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है दिस इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं इसको, और हेंस करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके साथ ही हम और जो ऑप्शन है इसके भी केमिकल नेम देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का हो गया कैल्शियम CaO, कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया CaCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो गया CaOH होल ट्वाइस, और कैल्शियम क्लोराइड का हो गया CaCl2। अगर आपको नहीं पता है कोई फॉर्मूला तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने केमिकल फॉर्मूला सभी चीज़ का लिख दिया है। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन्स इन स्टोन मशीनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी। अब जो स्टोन पे जो प्रेशर लगता है, हमें ये पता है जो स्टोन होता है, जो स्टोन है आपका, दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर टू रेजिस्ट कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेशन ये ज़्यादा रेजिस्ट करता है एज कंपेयर टू शियर स्ट्रेस। एज कंपेयर टू शियर के कारण शियर को कम रेजिस्ट करता है और कंप्रेशन को ही ज़्यादा रेजिस्ट करता है। तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो अधिक होगी और जो शियर की स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। हेंस जो लोड अप्लाई हो रहा है ऑन स्टोन इज प्रेफर्ड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन। हम प्रेफर करते हैं कि जो स्टोन, मान लीजिए आपके कुछ स्टोन है, इस पे जो लोड लग रहा है ये इस पे परपेंडिकुलर ही लगे। अब परपेंडिकुलर लगेगा तो जाहिर सी बात है इन स्टोन्स पर आपका कंप्रेशन आएगा। और अगर ये परपेंडिकुलर ना लग करके अगर किसी डायरेक्शन में लग रहा है, अगर हम देख सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी डायरेक्शन में ये आपके स्टोन्स हैं और इसमें परपेंडिकुलर ना लग करके इस डायरेक्शन में लग रहा है, और अगर इस डायरेक्शन में लोड लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे शियर इफेक्ट जनरेट हो जाएगा। और शियर इफेक्ट को रोकने के लिए स्टोन जो है वो उसकी शियर रेजिस्टेंस कैपेसिटी कम होती है और शियर स्ट्रेंथ भी उसकी कम होगी, और तो उसका इसीलिए हम उसको हमेशा 90 डिग्री पर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा, द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मशीनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन्स। नई डायरेक्शन के अलॉन्ग कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे शियर जनरेट हो जाएगा। किसी भी एंगल पे करेंगे, अगर 30 डिग्री एंगल पे करेंगे तो भी हमारा शियर जनरेट होगा, 45 पे करेंगे तो भी शियर जनरेट होगा। लेकिन जब डी ऑप्शन जो आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन्स अगर हमने लगाया जैसे कि ये, तो इसमें क्या होगा कि लोड हमारा टोटली सिर्फ कंप्रेशन आएगा और स्टोन जो होता है मोर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्गर होता है कंप्रेशन में। हेंस तो हम जब भी आपका मशीनरी कंस्ट्रक्शन करेंगे स्टोन में तो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन्स ही करेंगे। हेंस डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये जो हमने इफेक्ट देखा कि परपेंडिकुलर लगा रहे हैं तो उसका कंप्रेशन ज़्यादा आ रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा आ रही है, और डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो उसमें शियर जनरेट हो जा रही है। तो ये जो इफेक्ट होता है इसको हम कहते हैं एक्सिस ट्रॉफी इफेक्ट। दिस इज नोन एज एक्सिस ट्रॉफी इफेक्ट। ठीक है, किसी को नहीं पता होगा तो यहाँ पे देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आ सकते हैं एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्सिस ट्रॉफी इफेक्ट क्या होता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्लोरेसेंस इन द ब्रिक कॉज ड्यू टू लाइम, ऑर्गेनिक मैटर या एल्कलीज या आयरन। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, सबको ऑलमोस्ट पता होगा। जो एफ्लोरेसेंस ब्रिक में आ जाता है, जो व्हाइट कलर के जो एफ्लोरेसेंस जनरेट हो जाते हैं
वो किसके कारण होते हैं? ये ऑलमोस्ट एल्कलीज के कारण होते हैं ये, ठीक है। ये जो होता है ये एल्कलीज के कारण होता है। और कैसे जनरेट होता है? वाटर वाटर ऑन जो जब जो ब्रिक होता है, ब्रिक में जब वाटर जम जाता है तो वाटर जब इवेपोरेट होता है, वही वाटर उसके अपने साथ साथ वाटर में जो सॉल्ट्स होती हैं वो ब्रिक के ऊपर छोड़ देता है। तो ये जो सॉल्ट होती है यही आपको राइस देती है एफ्लोरेसेंस का, ठीक है। तो हमेशा जो बेसिकली रीज़न होता है जो एफ्लोरेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपकी एल्कलीज होती हैं, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपका एफ्लोरेसेंस के लिए। और एफ्लोरेसेंस कुछ क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। सॉल्ट इसको हम कहते हैं, कह सकते हैं क्रिस्टलाइन नेचर एंड सॉल्टी डिपॉजिट्स, क्रिस्टलाइन नेचर एंड सॉल्टी डिपॉजिट्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये दो तरीके का है, क्रिस्टलाइन नेचर और सॉल्टी डिपॉजिट, ये आपको याद रखना है एफ्लोरेसेंस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्राई रॉट एंड वेट रॉट। यहाँ पे आप थोड़ा सा सी डी ऑप्शन थोड़ा सा विजुअल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिम्बर एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर। तो ड्राई रॉट और वेट रॉट क्या होता है टिम्बर का? तो ये क्या होता है? ये डिफेक्ट्स होते हैं टिम्बर के, ठीक है। ना ही डिसीज होता है, ना ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिम्बर होता है, और ना ही स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर होता है। तो ड्राई रॉट एंड वेट रॉट आपका डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर होते हैं, और ये किसके कारण कॉज होता है? दिस इज कॉज ड्यू टू फंजाई अटैक, एक फंजाई अटैक के कारण होता है। तो ये करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंगिंग लाइन एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इनर कर्व ऑफ एन आर्च इज नोन एज। अगर मान लीजिए आपका आर्च है कुछ इस तरीके का, ये आप कह सकते हो ये आपका अगर आर्च है, कुछ डायग्राम सही से नहीं बन पाया है, तो अगर ये आर्च है और ये आपकी जो है ये स्प्रिंगिंग लाइन है, ये चीज़, और ये आप कह सकते हो दिस इज द स्प्रिंगिंग लाइन, दिस इज द स्प्रिंगिंग लाइन। और जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है स्प्रिंगिंग लाइन का, इसको हम कहते हैं राइज, दिस इज नोन एज राइज। हेंस करेक्ट आंसर विल बी राइज, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, रिंग एंड बॉल apparatus is used for the following test of bitumen। अब रिंग एंड बॉल apparatus क्या होता है? स्टील बॉल्स टाइप की होती हैं, विच आर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द बिट्यूमेन स्पेसिमेन इन टेस्ट रिंग इन अ बाथ। हम टॉप ऑफ द बिट्यूमेन स्पेसिमेन पे रख देते हैं टेस्ट रिंग में, ठीक है। तो जो ये इस्तेमाल किए जाते हैं, ये किस चीज़ में इस्तेमाल, कौन से बिट्यूमेन के टेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है? ये किया जाता है जब हम सॉफ्टनिंग पॉइंट निकालते हैं बिट्यूमेन का। तो करेक्ट आंसर विल बी डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग के कारण जो एरर आता है ये हमेशा क्यूमुलेटिव पॉजिटिव होता है, क्यूमुलेटिव एंड पॉजिटिव। तो उसको याद रखना, एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज क्यूमुलेटिव एंड पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लिनेशन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। अगर जीरो डिक्लिनेशन आपको दे रखा है तो यहाँ पे इसके पहले मैं आपको इसका आंसर बताऊं, हम पहले देख लेते हैं कि आइसोगोनिक लाइंस, आइसोक्लिनिक लाइंस और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन लाइन और आइगोनिक लाइंस क्या होती हैं। तो पहले आप देख सकते हैं कि आइसोगोनिक लाइन क्या होती है? द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑन अर्थ सरफेस ऑफ सेम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। यानी कि आइसोगोनिक लाइंस अगर सेम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, सेम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अगर है लाइन में, तो उसको हम कहेंगे आइसोगोनिक लाइंस। और आइसोक्लिनिक लाइंस क्या होती हैं? आइसोक्लिनिक लाइंस वो लाइंस होती हैं जो पॉइंट्स वेयर द डिप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, जहाँ पर डिप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी लाइन जहाँ पर डिप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है, डिप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका सेम होगा। ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर ऐसी लाइन जो उन पॉइंट्स को कनेक्ट करे जिन पॉइंट्स पर जो मैग्नेटिक डिप है वो सेम हो, वो आइसोक्लिनिक लाइंस कहलाती हैं। अब नेक्स्ट आता है एगोनिक लाइंस। आपकी एगोनिक लाइंस कौन सी लाइन होती हैं? लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लिनेशन, ऐसी लाइन जो पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लिनेशन को जोड़ें, पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लिनेशन को एक साथ जोड़ें, तो उनको हम कहते हैं एगोनिक लाइंस, ठीक है। और एक और लाइंस आती हैं आपकी, एक ऑप्शन देख लेते हैं, एक्लाइनिक लाइन एक और ऑप्शन होता है। और ये एक्लाइनिक लाइन कौन सी लाइन होती है? लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स वेयर मैग्नेटिक डिप, ऐसी लाइन जहां पर मैग्नेटिक डिप आपका जीरो होता है, मैग्नेटिक डिप इज जीरो। तो ये हमने कुछ लाइंस पढ़ी, आइसोगोनिक लाइंस, आइसोक्लिनिक लाइंस, एगोनिक लाइंस और एक्लिनिक लाइन हमने यहाँ पर पढ़ी।
अब हमसे क्या पूछा है, इमेजिनरी लाइन जोइंग द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लिनेशन। अब अगर जीरो डिक्लिनेशन का है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लिनेशन, तो आपका आ गया डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एगोनिक लाइन। हम उन लाइन को कहते हैं जहाँ पर जो उन पॉइंट्स को कनेक्ट करता है जहाँ पर जीरो डिक्लिनेशन होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, a curved surface which at every point is perpendicular to the direction of gravity। अब जैसे कि अगर ये हमारा अर्थ सरफेस है कुछ इस तरीके से, अगर ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, और इस अर्थ सरफेस के जो परपेंडिकुलर लाइन अगर हम ड्रॉ कराएं किसी भी एक्सिस पर, तो ये आपका कुछ यहाँ पे होगा तो भी आप परपेंडिकुलर बीच से पास करेगा, यहाँ पे होगा तो भी ये बीच से पास करेगा। तो ये आप देख सकते हो हर जगह पर ये परपेंडिकुलर एक्सिस पर है। तो और ये क्या आता है, ये दिस इज ड्यू टू दिस इज द ग्रेविटी डायरेक्शन, ये आपका ग्रेविटी का डायरेक्शन होता है। तो ये जो सरफेस है जहाँ पे सब परपेंडिकुलर एट द कर्व सरफेस वेयर एवरी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, इसको हम कहते हैं लेवल सरफेस, दिस इज नोन एज लेवल सरफेस, ठीक है। हेंस करेक्ट आंसर विल बी बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगें तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए और ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएँ तो प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।